गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम अपना चैप्टर देख रहे थे। हमारा जो लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 9, उसका नाम है अपने चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हिस्ट्री में द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, यानी कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इससे पहले हमने इसके 3 वीडियो देख लिए हैं और आज हम जो अपना है थर्ड इसका वीडियो देखेंगे, जिसका हमारा टॉपिक है पीर एंड टेम्पल्स। हमने कथक के बारे में भी देखा था और काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया है। आज और देखेंगे हम इसका, और ये लास्ट है हमारा चैप्टर। देखिए, पीर्स एंड टेम्पल्स। फ्रॉम द 16th century people began to migrate in large number from the less fertile western Bengal to the forested and marshy areas of southeastern Bengal. As they moved eastwards, they cleared forest and bought the land under rice cultivation. Gradually, local communities of fisher folk and shifting cultivators often tribals merged with the new communities of peasants. यानी कि जो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। जो जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। यानी कि उनको खेती करनी थी तो उन्होंने उस जगह को साफ किया और वहाँ पे खेती करने लगे। धान की खेती यानी चावल की खेती। धीरे धीरे स्थानीय मछुआरा तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले, स्थानांतरीय खेती यानी किसी फिक्स एक जगह ही हमेशा खेती ना करके बार बार नई जगह ढूंढते थे वो लोग खेती करने के लिए, उसे ही स्थानांतरीय खेती कहते हैं। तो स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों से मिल गए थे। दिस coincided with the establishment of Mughal control over Bengal, with their capital in the heart of the eastern delta of Dhaka. Officials and functionaries received land and often set up mosques that served as centers for religious transformation in these areas. इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का भी नियंत्रण हो गया था। जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बनवा लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरणों के केंद्रों के रूप में काम आती थी। द अर्ली सेटल्स साउथ सम ऑर्डर एंड एश्योरेंस in the unstable condition of the new settlements. These were provided by community leaders who also functioned as teachers and educators and were sometimes ascribed with supernatural powers. People referred to them with affection and respect as peers. यानी कि इस जो पीर एक श्रेणी आती थी उसमें संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभव, इसमें ये होगा कि जो प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले जो लोग थे, इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर भी कहते थे। ठीक है। दिस टर्म इंक्लूडेड सेंट एंड सूफीज एंड अदर रिलीजियस पर्सनैलिटी डेयरिंग chronolics and defined soldier, various Hindu and Buddhist deities, and even animistic spirits. The cult of peers become very popular and their shrines can be found everywhere in Bengal. इस पीर श्रेणी के में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी,
दायित्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनके मज़ारे बंगाल में सर्वत्र पाई जाती थी। मज़ारे यानी जहाँ उनको गाड़ा जाता था, जहाँ उनकी पूजा वगैरह की जाती है, उसी को ही मज़ार कहा जाता है। बंगाल आल्सो witnessed a temple building spree from the late 15th century, which culminated in the 19th century. We have seen that temples and other religious structures were often built by individual or group who were becoming powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety. Many of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups such as Kolu and the Kansari. The coming of the European trading companies created new economic opportunities. Many families belonging to these social groups availed from these as their social and economic position improved. इसमें ये बताया गया है कि जो बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनवाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। यानी 15वीं से लेके 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग होने से पहले वहाँ तक मंदिर बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे थे। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक जो भवन है अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनवाए जाते थे जो शक्तिशाली बने रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, कंसारी आदि के समर्थन से बने। यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के आ जाने पर नए आर्थिक अवसर पैदा हो गए थे। They proclaimed their status through the construction of temples. When local deities once worshipped in thatched hut in village gained the recognition of Brahmins, their image began to be housed in temples. The temples began to copy the double-roofed or four-roofed structure of the thatched huts. These led the evolution of the typical Bengali style in temple architecture. यूरोप की व्यापारिक कंपनी के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हो गए थे और इन सामाजिक समूह से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाना शुरू किया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा की। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों के छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, उनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। In the comparatively more complex four-roof structure, four triangular roof placed on the four walls move up the coverage on a curved line or a point. Temples were usually built on a square platform. The interior was relatively plain, but the outer walls of many temples were decorated with painting, ornamental tiles, or terracotta tablets. In some temples, particularly in Vishnupur in Bankura district of West Bengal, such decoration reached a high degree of excellence. यानी कि इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दोलाचा यानी दो छतों वाली या चौचाला यानी चार छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की जो स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक दूर तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी।
लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी जो टाइलें थी और मिट्टी की पट्टियों से सजी हुई थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फिश एज फूड, मछली भोजन के रूप में। ट्रेडिशनल फूड हैबिट आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। बंगाल इज riverine plain which produce plenty of rice and fish. Understand these two items figure prominently in menu of even poor Bengalis. Fishing has always been an important occupation and Bengali literature contains several references to the fish. What is more, terracotta on the walls of temples and vihars depict scenes of fish being dressed and taken to the market in basket. उनका जो परंपरागत भोजन था, जो बंगाल के लिए हम पढ़ रहे हैं, उसमें उनका जो परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदी मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत होती है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी है उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। Brahmins were not allowed to eat non-vegetarian food, but the popularity of fish in the local diet made the Brahminical authorities relax this prohibition. For the Bengal Brahmins, the Vridhamana, Purna and 13th century Sanskrit text from Bengal permitted the local Brahmins to eat certain varieties of fish. जो ब्राह्मणों को सामिक्ष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि वो मांसाहारी नहीं होते थे, लेकिन उनका जो स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। वृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी है। इमर्ज ऑफ नेशनल स्टेट इन यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय। टिल द 18th century people in Europe saw themselves as subject of an empire such as the Austro-Empire of the member of a church such as a Greek Orthodox Church, but from the late 18th century people also began to identify themselves as member of a community that spoke a common language such as French and German. By the early 19th century, the Romania school textbook began to be written in the Romania rather than in Greek, and the Hungary was adopted as the official language. These and other similar developments created among the people that each community was the separate nation. This feeling was by the movement of Italian and German in the late 19th century. यानी कि जो 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया के विद्यालयी पाठ्यपुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन भाषा पर
हंगेरियन की राज्य भाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दिया। तो हमारा ये 9th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो आपको वीडियो मिलेंगे इसके ही रिवीजन के मिलेंगे। तो हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।